नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेल चैप्टर को। इस वीडियो के अंदर क्वेश्चंस भी कवर किए गए हैं जिससे कि आपका जो है एक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। सेल है वो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसको बेसिक यूनिट बोला जाता है। हमारी पूरी बॉडी जो है वो सेल से ही बनी है। हम कह सकते हैं सेल वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से हमारी बॉडी बनना शुरू होती है। सेल्स के कंबाइन करने से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के कंबाइन करने से ऑर्गन, ऑर्गन के कंबाइन करने से ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम्स के एग्जाम्पल है जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 के अंदर। वो डेड सेल्स थे। एंटोनी वान लेवनहॉक ने सेल्स की डिस्कवरी की थी 1674 के अंदर, जो कि लिविंग सेल थे। अब सेल लिविंग है तो यानी कि सेल के अंदर लिविंग कंपोनेंट होगा, जिंदा कंपोनेंट। उस कंपोनेंट का नाम दिया गया प्रोटोप्लाज्म, जो कि पुरकिंजर ने दिया था 1839 के अंदर। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल का लिविंग पार्ट होता है। लेकिन उससे पहले 1831 के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की गई थी जो कि थी न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस जो होता है वो किसी भी सेल का डीएनए कंटेन करता है। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ सेल की। सभी प्लांट्स जो है सेल से बने हैं, सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने हैं, और जितने भी सेल नए बनते हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं। बहुत सिंपल ये तीन थ्योरी है जो कि आपको पता होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन की बात करें ग्रुप के अकॉर्डिंग तो दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो है छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं साइज के अंदर, यूकैरियोटिक बड़े होते हैं। प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल के होते हैं, यूकैरियोटिक सिंगल भी हो सकता है या मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। इसमें सिंगल क्रोमोसोम है, इसमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। अब पूछोगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, तो देखो यार, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि उस न्यूक्लियस को कवर करती है, उस न्यूक्लियस वाले पार्ट को कवर करती है। तो ये चीज़ें क्या है, इसके अंदर एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक के अंदर, लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होती है। अगला पॉइंट है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स आप समझ सकते हैं कि ये ऐसे जो है कंपोनेंट होते हैं सेल के अंदर जो कि अलग अलग फंक्शंस को करने में हेल्प करते हैं। तो जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके आसपास की जो मेम्ब्रेन है वो भी एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक के अंदर। सेल डिवीजन की बात करें तो फिशन या फिर बडिंग के द्वारा होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर। एग्जांपल इसके बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गे। यूकैरियोटिक के सेल डिवीजन जो है माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा होता है। इन दोनों प्रोसेस को हम लास्ट में डिस्कस भी करेंगे। एग्जांपल इसके सारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स, अमीबा एक्सेट्रा। ध्यान से देखिए, जो अमीबा है वो यूनिसेलुलर है और जो एनिमल्स है वो मल्टीसेलुलर। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यूकैरियोटिक दोनों ही टाइप के हो सकते हैं। अब ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के अकॉर्डिंग। यूनि मतलब एक सेल, मल्टी मतलब बहुत सारे सेल, ठीक है। तो यूनि एक सिंगल वाला कैसा सिंपल होगा, वही मल्टी वाला कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। जो यूनि वाला है उसकी लाइफ स्पैन शॉर्ट होती है, वही मल्टी वाले की ज़्यादा होती है। यूनि वाला सिंगल है तो सिंगल सेल से ही रिप्रोडक्शन करता है, वहीं जो मल्टी सेलुलर वाला है वो मल्टीपल सेल्स उसको रिक्वायरमेंट होती है। यूनि के अंदर एग्जाम्पल आते हैं अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। वहीं मल्टी के अंदर एग्जाम्पल आते हैं प्लांट, फंजाई एंड एनिमल्स। बात करते हैं साइज ऑफ सेल की। सेल जो है अलग अलग साइज के अंदर पाए जाते हैं। सबसे छोटे सेल का नाम है माइकोप्लाज्मा, जिसको कि पीपीएलओ यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। अब ये पीपीएलओ जो है ये आपके लिए नुकसानदायक है, यानी हम इंसानों के लिए नुकसानदायक होता है क्योंकि बहुत ही छोटा होता है एंड हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। सबसे बड़े सेल की बात करें तो ऑस्ट्रिच का अंडा। सबसे बड़ा प्लांट सेल है सिटोब्लारिया। और सबसे लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो वो आता है नर्व सेल। क्वेश्चन टाइम। अब इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए और अपने दिमाग में वह रिकॉल करने की कोशिश करिए। आपका रिविजन भी साथ के साथ होता रहेगा। सेल को जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है? दूसरा क्वेश्चन है सेल को किसने डिस्कवर किया था और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? थर्ड क्वेश्चन है कि थ्योरी ऑफ सेल को एक्सप्लेन करिए। चौथा क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस। एंड पांचवा है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का डिफरेंस। और सिक्स्थ क्वेश्चन है सबसे बड़े और सबसे छोटे सेल का नाम बताइए। अगला टॉपिक आता है कंपोनेंट ऑफ सेल, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन जो है एक सेल की सबसे बाहर की कवरिंग होती है। एक सेल की सबसे बाहर की कवरिंग जो होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों के अंदर ही पाई जाती है और ये जो प्रोटीन और लिपिड्स के द्वारा बनी होती है, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। इसका फंक्शन होता है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को रेगुलेट करना। परमिएबल का मतलब होता है क्या अंदर आएगा क्या बाहर जाएगा, यानी सेल के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल है जो अंदर आ सकते हैं, कौन से मॉलिक्यूल है जो बाहर जाएंगे, इसको रेगुलेट करने का काम करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो है सेल के अंदर कंपोजिशन को अलग अलग करने का भी काम करती है। आपको पता है कि सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हैं, तो उसके कंपोनेंट अलग अलग कैसे होंगे उसका काम करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक जो है बाउंड्री बना के रखती है सेल के अंदर। अगला टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल जो है सबसे बाहर की कवरिंग होती है प्लांट सेल्स के अंदर और फंजाई सेल्स के अंदर, यानी कि ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर ही होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। ये रिजिड होती है। रिजिड यानी कि ठोस होती है, मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, नॉन लिविंग होती है, जिंदा तो होती नहीं है, ठीक है। और ये सेलुलोज से बनती है प्लांट्स के अंदर और चिटिन से बनती है फंजाई के अंदर। अब
चिटिन जो है बेसिकली शुगर के मॉलिक्यूल से बनता है। जब शुगर के मॉलिक्यूल साथ में लिंक करते हैं तो उससे चिटिन बनता है। ये बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ये चिटिन वाला, ये बेसिकली सेल्स ऑफ इंसेक्ट्स के अंदर देखने को मिलता है हमें, जिससे कि उनका एक्सोस्केलेटन भी फॉर्म होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ध्यान देना है कि आपको फंक्शंस पता होने चाहिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, सेल वॉल का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन की बात करते हैं। ये जो है शेप प्रोवाइड कराता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है सेल को, और स्ट्रेंथ भी देता है सेल को। और ये भी जो है परमिएबल है। परमिएबल यानी कि परमिशन देगा क्या अंदर आना है क्या बाहर जाना है। अगला टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है फ्लूइड लाइक कंटेंट होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज होता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कवर करके रखती है। इसको जो है कॉलिकर द्वारा डिस्कवर किया गया था 1862 के अंदर। और ये जो है साइट है, साइट मतलब होता है कि ये जगह है सेल के अंदर जिसमें कि सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर साइटोसॉल और सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं, पाए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती है, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है जो भी उसका एक्सक्रीशन होगा, ठीक है, और जो भी वो एनर्जी लेगा, फूड स्टोर करेगा, ये सब कुछ हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ओके। तो फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शन है कि साइटोप्लाज्म क्या करता है, सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। क्योंकि मैंने क्या बोला अभी कि जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। ये फ्लूइड लाइक कंटेंट होता है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ये जो है साइट है, बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है इसके अंदर जो कि सेल की ग्रोथ के लिए, उसके फंक्शन के लिए कंपलसरी होती है। साइटोप्लाज्म क्या करता है, जितना भी मटेरियल होता है सेल का और जितना भी वेस्ट होता है उसकी मूवमेंट को हेल्प कराने में काम करता है साइटोप्लाज्म। अगला आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को सेल का हेडक्वार्टर भी बोला जाता है। ये एक सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है और क्रोमाटिन मटेरियल भी होता है। अब क्रोमाटिन जो है बेसिकली डीएनए और प्रोटीन से बनता है, यानी कि इसके अंदर जो है आपका सारा डेटा कंटेन होता है कि सेल जो है किस टाइप का होगा, ये डिपेंड करता है न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस का फंक्शन होता है जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है उनको कंट्रोल करना। साइटोप्लाज्म के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं और इनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, अपना न्यूक्लियस करता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। और सेल की साइकिल कैसी होगी उसको भी कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन तो हो रहा है, आपने देखा कि मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं, तो उसके पीछे जो है दो टाइप्स आते हैं, इसका प्रोसेस है। पहला आता है डिफ्यूजन, दूसरा आता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन के अंदर होता है क्या, सॉल्यूट या फिर आयंस जो है एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं और इनको कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती है। वहीं ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस जो है इसका उल्टा होता है, लेकिन उल्टा जो होता है वो सिर्फ सॉल्यूट या फिर वाटर के केस में, ठीक है। अगर सॉल्वेंट के केस की बात करें ऑस्मोसिस के अंदर तो ये प्रोसेस डिफ्यूजन जैसा ही होता है, ठीक है। अब ऑस्मोसिस के खुद के भी दो टाइप होते हैं, एक आता है एंडोमोसिस, एक आता है एक्सोमोसिस। एंडो मतलब अंदर, जब सॉल्वेंट सेल के अंदर आए तो एंडोमोसिस। एक्सो मतलब बाहर, जब मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट जो है सेल के आउटसाइड हो रही हो। चलिए कुछ क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। पहले बताइए 4 कंपोनेंट जो थे सेल के, उनके नाम बताइए। आप सेल वॉल के फंक्शन बताइए, और ठीक है, और सेल वॉल के फंक्शन बताइए, मेम्ब्रेन के बताइए, न्यूक्लियस क्या होता है वो बताइए, साइटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है। और आप डिफरेंस बताइए ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच का। अगला टॉपिक आता है इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन ऑन आरसीबी, ठीक है, और सॉरी आरबीसी। रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो है अलग अलग इफेक्ट हमें सॉल्यूशंस का देखने को मिलता है। बेसिकली इसके अंदर बताया गया है कि आपके पास 3 टाइप के सॉल्यूशन है और उन सॉल्यूशन के वजह से जो रेड ब्लड सेल है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। समझना इस बात को, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको क्या इफेक्ट पड़ता है इन सॉल्यूशंस के अंदर, इस टॉपिक में बात की गई है। पहला आता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब होता है जब सेल के बाहर का कंसंट्रेशन और अंदर के कंसंट्रेशन जो है सेम होता है, ठीक है। सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म के कंसंट्रेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन और बाहर का जब इक्वल होता है तो आइसोटोनिक होता है। हाइपरटोनिक का केस होता है जब बाहर का जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा हो जाता है तो इसके चलते होता है कि सेल जो है वाटर को लूज कर देता है। सेल जब वाटर को लूज करता है तो वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है। हाइपोटोनिक का केस इंपॉर्टेंट है। इसमें होता है क्या कि सॉल्यूशन जो है आउटसाइड द सेल जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इस केस में आपको दिख रहा है कि अब देखो भाई अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसमें क्या हो रहा है, एंडोमोसिस हो रहा है। एंडोमोसिस के चलते जो सेल जो है वो स्वेल अप हो जाएगा, सेल स्वेल कर जाएगा और फट भी सकता है, ठीक है। और सेल फिर क्या करेगा, बर्स्ट कर जाएगा। तो ये बेसिकली 3 केस होते हैं जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि मिस हो सकती थी उसको हम डिस्कवर कर लेते फटाफट से। जैसे कि प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस का मतलब होता है श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। आपको पता है सेल के अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म जो कि उसका लिविंग कंटेंट है। जब प्रोटोप्लाज्म जो है एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर की वजह से खत्म हो जाता है सेल से, इसे हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। अच्छा, हमने देखा कि वाटर जो है खत्म हो जाता है, एक्सेसिव लॉस होता है। लॉस मतलब एक्सो मतलब बाहर निकल रहा है, तो एक्सोस्मोसिस भी इसको कह सकते हैं। अगला टॉपिक आता है साइटोसॉल।
साइटोसोल। अच्छा मुझे बताइए कि साइटोसोल की बात हम कहाँ कर रहे थे? साइटोसोल की बात हमने साइटोप्लाज्म के अंदर की थी। तो साइटोसोल क्या होता है? बेसिकली एक एक्वस सॉल्यूबल पार्ट होता है, यानी वाटर टाइप कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इसके अंदर फाइब्रस प्रोटीन होते हैं जिससे कि एक्सोस्केलेटन बनता है। एक्सोस्केलेटन बेसिकली इंसेक्ट्स के अंदर होता है, सो डोंट वरी, ठीक है। ये जो है 90% वाटर का होता है, 7% प्रोटीन है, 2% कार्ब्स है इसके अंदर और 1% अदर चीज़ें होती हैं। एक्सोस्केलेटन जो है एक एक्सटर्नल स्केलेटन है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्ट करता है एनिमल्स बॉडी को। ये बेसिकली इंसेक्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का। अगर आपको ये आ गया तो आप एग्जाम में इजीली स्कोर कर पा रहे होंगे। तो सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो बेसिकली लिविंग पार्ट ऑफ सेल्स होते हैं जिनका कोई डेफिनेट शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है और ये कुछ अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको फंक्शंस जो है पता होने चाहिए क्या क्या परफॉर्म करते हैं और इसी पे बेस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो एक होता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, एक डबल मेम्ब्रेन, एक नॉन मेम्ब्रेन, यानी कि इनके आसपास बाउंड्री होती है। जैसे हमें पता है एक सेल ऑर्गेनेल है, उसके आसपास क्या होगी? बाउंड्री होगी, ठीक है। तो जब सिंगल मेम्ब्रेन की होती है, फिर डबल की भी होती है, किसी में होती ही नहीं है। तो सिंगल वाले में आते हैं ईआर, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स हो गए, गोल्गी बॉडीज हो गई, वैक्यूल्स हो गया, अपना पेरिऑक्सियम्स आ गया, ठीक है। काफ़ी कुछ होता है लेकिन हम वो पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। फिर डबल मेम्ब्रेन के अंदर आता है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स हो गया। नॉन मेम्ब्रेन के अंदर आ गया राइबोसोम हो गया, सेंट्रोसोम, माइक्रोट्यूबुल्स, काफ़ी कुछ है। तो हम शुरू करते हैं फटाफट से। पहला आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली काम क्या करता है? जो हमें पता है सेल के अंदर क्या साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होगा मटेरियल का, उनके अंदर बाहर जो मटेरियल जाएगा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर, उसको कौन कंट्रोल करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और दूसरा काम क्या करता है? ये फैट्स और प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करवाता है। फैट्स और प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का मतलब होता है कि सेल को प्रोवाइड करवाता है फैट्स और प्रोटीन, ठीक है। डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजन को, यानी कोई सा भी ऐसा खराब कंपोनेंट कोई सेल के अंदर आया जो कि सेल को नहीं रिक्वायरमेंट है उसकी, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का, उसको साफ करने का काम कौन करेगा? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा आपको बता दूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी दो टाइप होते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये एक ही के अंदर पाए जाते हैं, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक है। तो डिटॉक्सिफाई करने का काम जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक करती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जो स्मूथ वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फैट्स और लिपिड्स को बनाने का काम करती है एक सेल के अंदर, और इसके अंदर राइबोसोम्स जो है एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको मैंने क्या बताया कि जो फैट्स और प्रोटीन्स है उनको सिंथेसाइज करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो रफ ईआर होती है, यानी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन्स को क्या करती है? सिंथेसाइज करती है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं वो बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, ठीक है। तो दो काम हो गए। रफ ईआर का क्या होगा काम? पहले तो प्रोटीन बनाता है सेल के अंदर। प्रोटीन क्यों बनाता है? क्योंकि हमें पता है क्योंकि राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि पहला क्वेश्चन है कि प्रोटीन को सिंथेसाइज कौन करता है सेल के अंदर? बताइए। दूसरा क्वेश्चन है कि आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस एक्सप्लेन करिए। और तीसरा है कि प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। सेकंड जो सेल ऑर्गेनेल है वो है अपना लाइसोसोम्स। लाइसोसोम जो है सेल को साफ करने का काम करते हैं, ठीक है। और ये कोई सा भी मटेरियल जो है डाइजेस्ट करते हैं सेल के अंदर, चाहे वो फूड हो चाहे बैक्टीरिया हो, ठीक है। क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि खाने को पचाने का काम करते हैं, वैसे ही सेल के अंदर जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब डाइजेस्टिव एंजाइम तो है लेकिन लाइसोसोम जो है कुछ खतरनाक सी चीज़ है। लाइसोसोम क्या करता है भाई? खुद को ही सुसाइड कर सकता है। हाँ देखो कैसे। हमें पता है कि सेल के अंदर कोई मटेरियल जो डैमेज हो सकता है या खराब हो सकता है। अब बहुत ही हाई चांसेस है कि सेल, ये जो लाइसोसोम है, ये कुछ भी डाइजेस्ट कर लेता है, तो ये उसको भी डाइजेस्ट कर लेगा और ब्लास्ट, ठीक है। तो इनको सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। तीसरा आता है गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस का काम होता है स्टोर करना, मॉडिफिकेशन करना, पैकेजिंग करना, सिक्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो भी प्रोडक्ट बनता है एक सेल के अंदर उसको स्टोर करके रखना, उसमें कुछ चेंजेस करना, उसका सिक्रेशन करना, ये सारा काम कौन करता है? गोल्गी अपैरेटस करता है, ठीक है। और सेल वॉल का सिंथेसिस, यानी सेल वॉल और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनती है सेल की, उसको बनाने में कौन हेल्प करता है? गोल्गी अपैरेटस हेल्प करता है। और ये भी प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होता है। अगला टॉपिक आता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, वी ऑल नो, ओके। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, सेल को पूरी एनर्जी प्रोवाइड कराता है। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी कब आती है? जब हम सांस लेते हैं, यानी कि रिस्पायरेशन करते हैं। उसी तरीके से सेल को भी रिस्पायरेशन की जरूरत होती है, जो कि करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे जो है सेलुलर रिस्पायरेशन होता है सेल का, और ये प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होता है ये भी। तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है क्या है? एटीपी जनरेट करता है। एटीपी जो है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये बेसिकली जो है एनर्जी की यूनिट होती है सेल्स के लिए, ठीक है। इससे क्या होता है? हम इससे देख सकते हैं कितनी एनर्जी जो है सेल को प्रोवाइड हो रही है एटीपी के अंदर, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए और इसका खुद का राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम क्या काम करते हैं बताइएगा जरूर, ठीक है। राइबोसोम्स देखिए क्या काम करते हैं। राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, और प्रोटीन सिंथेसाइज कौन सा करते हैं? जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर
जो भी ट्रांसफ़र होता है। टॉपिक है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो है प्लांट के अंदर भी पाया जाता है, वैसे एनिमल्स के अंदर भी होता है, ठीक है। यहाँ से प्लांट लिखा है, वैसे बता दूं आपको कि एनिमल्स के अंदर भी होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रख के चलना। अब वैक्यूल जो है एक सेल, अगर प्लांट के अंदर बात करें, प्लांट के सेल के अंदर 90% कवर करता है। एक वैक्यूल अगर एक प्लांट सेल के अंदर है तो वो उसमें 90% कंटेंट होता है अकेला, खुद वैक्यूल। वहीं हमारे अगर एनिमल्स की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं होता है। वो हम आगे डिफरेंस देखेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करते हैं वैक्यूल्स, ठीक है, और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट को सेव करते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मैंने क्या बताया, खाया पिया वाली जो एक्टिविटी होती है किसमें, सेल्स के अंदर, तो वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा। वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, जैसे कि जो भी एक्सक्रीशन जो करेगा सेल हमारा, ठीक है, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, वाटर हो गया, शुगर हो गया, प्रोटीन हो गया, सब कुछ कौन स्टोर करता है, वैक्यूल स्टोर करते हैं, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर प्रिवेंट्स वाटर फ्लो अक्रॉस मेम्ब्रेन इन डिफरिंग कंसंट्रेशंस, ठीक है। तो जो भी वाटर फ्लो जो है उसको प्रिवेंट कौन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है करता है। अगला टॉपिक आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है सिर्फ केवल प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। प्लास्टिड का जो है खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, ठीक है। अब ऑन टाइप ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट कह सकते हो मतलब कुछ अजीब सा कुछ लिक्विड टाइप कुछ कह सकते हैं, जो कि लिक्विड से थोड़ा हार्ड होता है, वैसा कुछ पाया जाता है प्लास्टिड्स के अंदर, ठीक है। तो प्लास्टिड के अंदर भी पिगमेंट के हिसाब से 3 टाइप डिवाइड किए गए हैं। एक आता है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली वाइट और कलरलेस होता है। इसको रूट्स यानी जो पौधा है उसकी रूट्स के अंदर और सीड्स के अंदर पाया जाता है, और इसके अंदर काम क्या होता है, स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन वगैरह सेव होता है इसके अंदर, ठीक है। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च बेसिकली ग्लूकोज का काम करता है जो कि एनर्जी ही बनाता है। क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर्ड होता है, और कलर्ड है तो मतलब क्या काम करेगा, फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर्ड प्रोवाइड कराएगा कौन, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर देना। क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल कंटेन होती है। इसके थ्रू क्या होता है, लीव्स का जो कलर है वो ग्रीन रहता है, बचपन से पढ़ता आ रहा है, हमें पता है। क्लोरोप्लास्ट को सेल का किचन भी बोला जाता है। किचन क्यों बोला जाता है, हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस से खाना क्लोरोफिल की वजह से बनता है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी 2 कंपोनेंट आते हैं, एक होता है ग्राना, एक होता है स्ट्रोमा। ग्राना क्या करता है, लार्ज सर्फेस एरिया प्रोवाइड कराता है फोटोसिंथेसिस के लिए। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना अच्छा फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा हमारा प्लांट के ऊपर। स्ट्रोमा क्या करता है, उन एंजाइम्स को स्टोर करके रखता है जिससे कि फोटोसिंथेसिस जल्दी हो सके, जिसके लिए मतलब जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए उसको कौन स्टोर करता है, स्ट्रोमा। क्वेश्चन टाइम, आपसे पूछा जाता है कि बताइए लाइसोसोम जो सुसाइडल बैग्स क्यों कहलाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा सा डिफाइन करिए, और प्लास्टिड और उसके टाइप्स के बारे में बताइए। अगला टॉपिक आता है एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, प्लास्टिड नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होती है, बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं। प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लास्टिड होता है, सेल वॉल होता है, और एक लार्ज वैक्यूल होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि एक वैक्यूल जो होता है एक प्लांट सेल के अंदर 90% ऑफ द कंपोनेंट कवर करता है। वहीं एनिमल के अंदर बहुत सारे जो है छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। एनिमल्स के अंदर कोई सेंट्रोसोम्स नहीं होते हैं, प्लांट्स के अंदर होते हैं। न्यूक्लियस जो है एनिमल्स के अंदर सेंटर ऑफ द सेल में होता है, वहीं जो प्लांट्स के अंदर है वो किसी भी साइड में हो सकता है। एनिमल जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी खुद खाना बना लेते हैं, और हम जो एनिमल्स जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। एनिमल्स के एग्जांपल है जैसे कि अपना ब्लड सेल हो गया, नर्व सेल हो गया, एक्सेट्रा, क्योंकि हम सेल्स को बात कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप इसमें लिखेंगे टाइगर लिख देंगे, डॉग लिख देंगे, ये नहीं लिखना आपको, ठीक है। एनिमल का मतलब सेल बताना है आपको। वैसे ही प्लांट्स के अंदर सेल बतानी है कि पौधे का नाम लिख रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये है क्या, तो ये टिश्यू के चैप्टर के अंदर कवर कर दिया जाएगा कि पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा क्या होता है। लास्ट टॉपिक आ चुका है इस चैप्टर का, जो कि सेल डिवीजन है। सेल का डिवीजन होता है तो वो किस तरीके से होगा, एक आता है मियोसिस। मियोसिस मतलब होता है कि भाई देखो इसके अंदर 4 डॉटर सेल बनती है, ठीक है। 4 डॉटर सेल बनती है, उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं पेरेंट सेल के, ठीक है। और माइटोसिस के अंदर होता है क्या, 2 डॉटर सेल बनती हैं, ठीक है, और सेम नंबर के क्रोमोसोम होते हैं उनके अंदर, जैसे पेरेंट सेल के अंदर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो, आपको फोटो से क्लियर हो जाएगा। देखो मियोसिस के अंदर 4 डॉटर सेल बेसिकली बनती है, और माइटोसिस के अंदर अपनी दो डॉटर सेल बन रही होती हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ है इस चैप्टर के अंदर, और क्वेश्चन टाइम फिर से हम कवर कर लेते हैं। आपको डिफरेंस बताना है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में, और आपको 2 टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, वो दोनों के दोनों एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। मेड विद पैशन एंड लव बाय 7 स्टडी। तो इन नोट्स को जो बहुत ही ज़्यादा समय लगा के बनाया गया है आप लोगों के लिए, तो आई होप कि आपको ये पसंद आए होंगे। और यहाँ पे नोट्स का स्पेस दिया गया है, आप यहाँ पे कुछ नोट वगैरह टाइप करना चाहे खुद से, कुछ इंपॉर्टेंट बातें तो कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्लेमर मैंने पहले आपको दे दिया है इसके अंदर कि अगर नोट्स में कुछ ऐसा कुछ होता है जो कि कुछ अपडेटेड कंटेंट हो या कुछ मिसिंग रह रहा हो, तो उसके लिए राइट हम जिम्मेदार नहीं, क्योंकि होता क्या, हम अपनी तरफ से पूरा जोर लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं नोट्स को बनाने का, बट मे भी हो सकता है कुछ अपडेट हो जाए, कुछ रह जाए, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे आपसे। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ भी, और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया हो। हैव अ गुड डे, बाय बाय, कीप स्टडिंग।